आईएलटीएस भी कम चाहिए था आपको, जो है ना प्रूफ ऑफ फंड्स भी बहुत कम चाहिए था। इसके अलावा और भी लीनियर रिक्वायरमेंट थी, लाइक एजुकेशन भी आपको कम चाहिए थी, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी कम थी। तो ऑल इन ऑल वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्राम जो है ना पीआर प्रोग्राम कहा जाता था उसे। तो काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। तो मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस से आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, और ये बहुत कम पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीआर प्रोग्राम्स, इवन एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी प्रोग्राम। वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छी होप लेकर आने वाली है, क्योंकि अगर आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी, और अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं तो भी, या फिर अगर आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं और आपका जो है ना स्कोर इतना हाई नहीं है, कुछ नहीं वहाँ पे बन रहा, और आपका पीएनपी में भी कुछ नहीं बन रहा, तो ये जो वीडियो है ना डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। ये उन लोगों के लिए है जो पीआर के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये वीडियो ना उन लोगों के लिए है, मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि कनाडा ने ना 2 न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं। और जो कनाडा का एक और भी प्रोग्राम था जो अभी जो है ना एक्सपायर होने ही वाला था 2 मंथ्स में, लेकिन अब जो है ना उन्होंने उस प्रोग्राम को जो परमानेंट कर दिया है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम था वो परमानेंट नहीं था। आगे चल के मैं उसका नाम भी आपको मेंशन करूँगी। तो अब जो है ना उस प्रोग्राम को उन्होंने परमानेंट कर दिया है। और इस प्रोग्राम में ना बहुत सी लीनियर रिक्वायरमेंट थी, आपको जो है ना आईएलटीएस भी कम चाहिए था, आपको जो है ना प्रूफ ऑफ फंड्स भी बहुत कम चाहिए था। इसके अलावा और भी लीनियर रिक्वायरमेंट थी, लाइक एजुकेशन भी आपको कम चाहिए थी, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी कम थी। तो ऑल इन ऑल वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्राम जो है ना पीआर प्रोग्राम कहा जाता था उसे। तो काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो परमानेंट कर दिया गया है ना प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम है और इसका नाम क्या था। इसका नाम था रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, यानी कि RNIP। जब ये वर्ड पायलट आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि टेम्प्रेरी, लेकिन अब जो है ना ये प्रोग्राम टेम्प्रेरी से परमानेंट हो गया है। पायलट का जो वर्ड है वो रिमूव हो चुका है, तो अब इसका नाम हो गया है रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम, यानी कि RIP। तो अब ये प्रोग्राम, एक तो अच्छी चीज़ ये कि परमानेंट हो गया है, सेकंड इसमें अच्छी चीज़ है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट्स आपको बहुत कम चाहिए, और जो थर्ड अच्छी चीज़ है वो है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स भी आपको कम चाहिए, और एजुकेशन के बाद जो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो भी आपको काफ़ी कम चाहिए। तो ऑल इन ऑल वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्राम है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि आप इसमें वर्क परमिट भी ले सकते हैं। अगर आपकी पीआर प्रोग्रेस में है तो जो है ना और अगर आपको मीनवाइल वर्क परमिट चाहिए तो फिर आप ओपन वर्क परमिट भी इसमें ले सकते हैं। अब हम इन डिटेल बात करते हैं RIP के बारे में, जो कि परमानेंट कर दिया गया है प्रोग्राम। और इसकी जो है ना आप अभी फ़ाइल लगा सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है ना वो 18 to 47 ईयर्स है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रोग्राम है ना कम्युनिटी लीड प्रोग्राम है। कम्युनिटी से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, जैसे हम गाँव या विलेज कहते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ कहते हैं वो एरियाज़ जो बाहर के एरियाज़ होते हैं ना, तो वो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर आते हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे लोग जो है ना मूव हों, क्योंकि वहाँ पे एक तो लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा जो है ना वहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयर्स हैं जो उनकी सपोर्ट की जाए। तो इसीलिए कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे लोग मूव हों, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग जो है ना GTA एरिया में मूव होते हैं, यानी कि ग्रेटर टोरंटो एरिया, वहाँ पे मूव होते हैं। तो वहाँ पे क्राउड हो जाता है, हर कोई वहाँ पे जाता है। तो इसीलिए जो वहाँ पे जॉब्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लोगों का जो कंसंट्रेट है ना वो एक ही जगह पे आ जाता है। इसीलिए और इसी वजह से इस चीज़ को स्प्रेड आउट करने के लिए जो GTA के बाहर के एरियाज़ हैं, और या फिर बड़े शहरों के और प्रोविंसेस के भी बाहर के एरियाज़ हैं, वहाँ के लिए ये प्रोग्राम है। और इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर रखे हैं इस प्रोग्राम में जो परमानेंट हुआ है। 11 इन कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि 11 कम्युनिटीज़ हैं। आपको स्क्रीन पे अभी मैं शो भी कर रही हूँ। तो ये जो 11 कम्युनिटीज़ हैं ना, इसमें आप देखें कि नॉर्थ बे आ जाता है, सैडबरी आ जाता है। इसी तरह से 11 कम्युनिटीज़ हैं, ये आप स्क्रीन पे नोट कर लीजिएगा। तो ये जो 11 कम्युनिटीज़ हैं ना, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत लीनियर रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स की। अब इसकी जो है ना 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस, सेकंड नंबर पे एजुकेशन,
थर्ड पे लैंग्वेज, और जो लास्ट है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको जो है ना 1560 आवर्स तक का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि एक साल में आपको 1560 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है और फुल टाइम भी हो सकता है, और इसको आप कोलैब भी कर सकते हैं, यानी कि इनसाइड कनाडा भी हो सकता है और आउटसाइड कनाडा भी हो सकता है। और इसको आप मल्टीपल ऑक्यूपेशंस पे भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑक्यूपेशन पे आपने एक काम किया है और दूसरी पे दूसरा काम किया है, मतलब कि मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ भी आपका काम काउंट हो सकता है। बस इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो ये कि आपको एक साल में 1560 आवर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही रिक्वायरमेंट है वर्क एक्सपीरियंस की। और एक और चीज़ भी नोट करने वाली है यहाँ पर कि जो अनपेड वर्कर्स होते हैं ना, या वॉलंटियर्स आप जिसे कह सकते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा आपका काम, चाहे आपने जितना भी किया हो तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर चुके हैं या करते हैं तो वो भी आपका काम काउंट नहीं होगा, अनलेस आप मेडिकल प्रोफेशन में हो। और स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम में कि अगर जो है ना आपने आपकी जो स्टडी है ना इन 11 कम्युनिटीज़ में से की हुई है, यानी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कॉलेज है इन 11 कम्युनिटीज़ में आता है, तो फिर उन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सो यू आर एग्जाम्ड फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस, मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस से आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं वो स्टूडेंट्स जो स्टडी कर चुके हैं इन 11 कम्युनिटीज़ में। अब जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशन। तो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी एजुकेशन में भी काफ़ी लीनियंट रिक्वायरमेंट है। आपको इसमें हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर जिसको हम कैनेडियन हाई सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं, उससे भी आपका काम जो है ना चल जाएगा, अगर यहाँ की स्टडी है तो। अगर आउटसाइड कनाडा की स्टडी है तो भी हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है तो उसका आप ईसीए करवा लेना, एजुकेशनल क्रेडिशनल असेसमेंट, जो कि आपकी इक्विवेलेंसी बता देता है, तो आप एलिजिबल हैं। सो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ से एजुकेशन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, जो कि है आइल्स की रिक्वायरमेंट। वो भी काफ़ी लीनियंट है। इसकी भी जो है ना स्क्रीन जो डिस्प्ले पे मैं आपको शो कर दूंगी। आइल्स में एक और चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो आपकी नॉक की वजह से है। जिस ऑक्यूपेशन में आपको जॉब मिली है या फिर आप जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉक कैटेगरी 0 और 1 है तो आपको लैंग्वेज मीट करनी है CLB 6। अगर आप फ्रेंच कर रहे हैं तो NCLC 6। इसको भी मैंने डिस्प्ले कर दिया है कि हर सेक्शन में कितना आपको बैंड स्कोर चाहिए। उसके बाद टीयर 2 एंड 3 में CLB 5, NCLC 5 चाहिए आपको, ठीक है ना। और अगर आप 4 और 5 में हैं तो आपको चाहिए CLB 4 या NCLC 4। एक और भी अच्छी चीज़ है कि इसमें आप नॉक COD लेवल की जॉब्स के साथ भी PR लगा सकते हैं। ज़्यादातर PR प्रोग्राम्स में क्या होता है कि नॉक B तक ही आपको जॉब चाहिए होती है, तभी आप PR लगा सकते हैं। लेकिन इसमें टीयर 0 से लेकर टीयर 5 तक है, नॉक ABCD सारी हैं इसमें। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो है ना आपको फंड्स शो करने होते हैं कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंसेस में, ठीक है ना। और इसमें आपको, अगर आप इनसाइड कनाडा हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर यू डोंट हैव टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, बट इफ़ यू आर आउटसाइड कनाडा दैन यू हैव टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। और इसमें एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है यहाँ पर कि यू शुड नॉट बोरो दिस मनी फ्रॉम एनीवन। आप किसी से भी ये पैसा ले नहीं सकते, ये आपका अपना पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बहुत कम पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर PR प्रोग्राम्स, इवन एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस एंट्री एंड PNP प्रोग्राम्स। तो ये उस हिसाब से बहुत कम पैसे हैं। इस प्रोग्राम में फ़ंड्स के जो है ना बहुत कम रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट कर सकें, लिविंग एक्सपेंस मैनेज कर सकें अपने। और ये जो है ना आप किसी से पैसे ले नहीं सकते। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो फैमिली साइज़ है ना वो कितना है, उस हिसाब से आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने हैं, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है
पीआर, तो उसको चाहिए 2367 कनेडियन डॉलर्स। अगर आप 2 फैमिली मेम्बर्स हैं देन आपको चाहिए 2947 कनेडियन डॉलर्स। और इसी तरह बाकी भी नंबर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में से अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से कि कितने प्रूफ ऑफ फंड्स लगेंगी। अब बात कर लेते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में से जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है ना, वो है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द कम्युनिटी। और ये लेटर आपको तब मिलेगा जब आप कम्युनिटी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले बताई हैं, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, वो तो आपको मीट करनी है। उसके अलावा आपको जॉब ऑफर लेटर भी चाहिए होगा कम्युनिटी से, ठीक है। और ये जो है ना वेबसाइट, जो कम्युनिटी की वेबसाइट है, वो उसी लिस्ट में है जो मैंने आपको 11 कम्युनिटीज़ शो की थी, मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रही हूँ। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि ये सारी जो है ना इनकी वेबसाइट्स हैं, ये कम्युनिटीज़ हैं और ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको पता है कि आपको जॉब ऑफ़र कहाँ से लेनी है, कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं और कहाँ पे आपको एग्जैक्टली अप्लाई करना है। जब ये रिकमेंडेशन लेटर आपको मिल जाएगा तब फिर जो है ना आप अपनी पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस लेटर को लेकर। एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल गया है, ठीक है, और आपकी जो पीआर है वो प्रोसेस में चल रही है और आप इतना वेट नहीं कर सकते, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो इतना वेट नहीं कर सकता, और मतलब कि ये बंदा कब आएगा और कब आके जॉब करेगा, तो ये आपको ओपन वर्क परमिट भी देंगे। जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट। सो यू कैन कम हेयर एंड स्टार्ट वर्किंग, मीन वाइल योर पी आर विल कम। और जो पी आर का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो 12 to 18 मंथ्स है, और इसी वजह से आपको ओपन वर्क परमिट का काफ़ी फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स पे। तो इसमें जो है ना आपको जॉब ऑफ़र लेटर फुल टाइम आपका होना चाहिए, उसके अलावा परमानेंट होना चाहिए और नॉन सीजनल भी होना चाहिए। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपको इन द एंड बताऊंगी कि आपको जो है ना कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी जो वेबसाइट है ना, आप गूगल पे जाके लिखेंगे RNIPCanada.ca, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वेबसाइट का। आप वहाँ पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।